जब मैं बेचैनी से करवटें बदलने लगा तो मेरी बीवी ने मुझसे पूछ ही लिया, महावीर तुम आजकल कुछ परेशान से दिखाई देने लगे हो, आखिर क्यों? लक्ष्मी, एक बात बहुत दिनों से तुमसे छुपाता आ रहा हूँ। मैं एक सुर्ख आंखों वाले आदमी को देखते ही घबरा जाता हूँ। खौफ से मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। बहुत कोशिश करता हूँ कि वो नज़र ना आए, मगर वो मुझे कहीं ना कहीं नज़र आ ही जाता है। मैंने एक ही सांस में कह डाला, वो आज तुम्हें कहाँ नज़र आया? लक्ष्मी को मेरे इस अजीब व गरीब खौफ से दिलचस्पी पैदा हुई। आज मैं जब हस्ब मामूल ऑफिस के बाद शाम सब्ज़ी ख़रीदने के लिए मार्केट में दाखिल हुआ तो ग्राहकों की भीड़ में मौजूद था। मेरी जब इस पर नज़र पड़ी तो खौफ से मेरा दिल धड़कने लगा, हाथ पैर कांपने लगे और मुझे अपनी सुर्ख आंखों से देखते हुए मुस्कुराने लगा। वो मुझे अपनी सुर्ख आंखों से देखते हुए मुस्कुराने लगा। मैं इसकी पुरस्कार मुस्कुराहट की ताब न ला सका, फ़ौरन मार्केट से बाहर निकल आया। मेरी इन बातों को सुनकर लक्ष्मी भी कुछ खौफज़दा हो गई। इसके खूबसूरत चेहरे पर भी हैरत के आसार नमूदार हो गए। इसने थरथराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या वो भयानक शक्ल सूरत का आदमी है? वो फट रही थी। आसपास के पेड़ों पर परिंदे अपने रब की हम्दो सना में मशगूल थे। सूरज की नौज़ायदा नर्म किरणें वहाँ रेशमी साहिबान बना रही थीं। मेरा अस्पताल क़ल्ब शहर में होने के बावजूद काफ़ी पुरसुकून जगह कहला सकता था, शायद इसलिए कि यह काफ़ी बड़े इलाके पर फैला हुआ था। अंदर ही अंदर रिहायशी इमारतें, स्कूल और बागात तक मौजूद थे। मेरे कैबिन का अगबी दरवाज़ा एक बरामदे में खुलता है। ये असल इमारत का हिस्सा होते हुए भी अपने अलग होने का एहसास दिलाता रहता है। पिछली ज़ैली सड़क से मुंसलिक होने की वजह यहाँ हमेशा मामूल का भीड़ भड़का नहीं होता था। शायद बाएं सिमत मुल्हक़ा मुर्दा खाने की उदासी थी जो 24 घंटे एक यासियत और ताज़ियत फ़िज़ा में नशर करती रहती थी। मैं अभी कॉलेज में ही था कि एकाएक एक ऐलान सुनाई दिया, आधे घंटे में शहर में कर्फ्यू नाफिज किया जा रहा है, तमाम लोग अपने अपने घर जाएं। ऐलान सुनना था कि मुझ में अजीब सी सरासीमगी पैदा हो गई। कर्फ्यू का लगना कोई नई बात नहीं थी, मगर न जाने क्यों आज के ऐलान ने मेरे अवसान ख़ता कर दिए। एक तो घर कॉलेज से बहुत दूर है और दूसरे घरों को पहुंचने के लिए पुलिस वालों ने बहुत खलील वक्त दिया है। आज सुबह से ही तबीयत में ऐसी कसलमंदी थी कि कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। तबीयत में एक अजीब तरह का खौफ और बेचैनी सी थी। मुकाफा चूल्हा खामोश पड़ा है और अनाज के खाली डब्बे नुहागर हैं। बशीरा की आंखें दरवाजे पर टिकी हुई हैं कि जल्दी ही आने का कह गए हैं। सुबह से दोपहर हुई और पता नहीं है। अब तो जिम्मेदारी भी नहीं है कि मुसल्लियान राह तक रहे होंगे। पता नहीं कहाँ मारे फिर रहे हैं। बेटी की शादी सर पर आ रही है, अभी कुछ तो तैयारी नहीं हुई। यकलक जवाब दिया गया कि कहीं और नज़र कर लें। हाँ, मेरे तो कानों में सीटियाँ ही बज रही हैं और मौली साहब के चेहरे की बशाशत में कोई फ़र्क नहीं आया। कितनी दफ़ा समझा चुकी हूँ कि साहब के लौंडे से सीधे मुँह बात करें और थोड़ा हंस बोल लिया करें, मगर उन्हें तो फ़कत तवक्कुल की पड़ी है। रहे थे ये एक ऐसी सूरत हाल का अक्कास है अफसाना जिसमें खौफ, दहशत और इंसान की बेज़मीरी और बुज़दिली सब कुछ ज़ाहिर होती है। उसके बरखिलाफ़ एक माँ की बहादुरी और जुर्रत, इन दोनों पहलुओं के इस अफसाने में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। मैं इस अफसाने के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ। वो ज़माना चला गया, लद गया, जबकि अजीब किस्म की ज़ुबान हुआ करती थी, अजीब किस्म के मौज़ूआत हुआ करते थे। जाना हातिम का, मारना शेर का, आना जिन का, तोड़ना उसकी टांग का, इस किस्म की बातें होती थी और बड़ी तवील दास्तानें होती थी। वो लोग जब उन तवील दास्तानों से उकता गए
तो छोटी छोटी नावल के शक्ल में तख्लीक़ात लिखना शुरू कर दिए। तख्लीक़ात के बाद नावेलेट का नंबर आया, नावेलेट के बाद अफसाने का। उर्दू में ये कोई पुराने सिनफ तो नहीं है। उर्दू में ज़्यादा से 150 साल से भी ज़्यादा उम्र नहीं होगी उर्दू अफसाने की।